प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था दूसरा, कक्षा 9 पाठ 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पाठ था अपना। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कोलाइडल, विषमांगी मिश्रण का प्रकार कौन है। एक तो हमने पढ़ लिया निलंबन, और आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोलाइडल के बारे में। ठीक है, तो देखो कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन। ओके, तो क्रियाकलाप में आपने जो पानी व दूध या पानी व शाही जैसे विषमांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विषमांगी मिश्रण को कोलाइडल कहा जाता है। कोलाइड या कोलाइडी विलयन कह लो आप, कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण, कणों का आकार छोटा होने के कारण, यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। यह मिश्रण कैसा प्रतीत होता है? समांगी प्रतीत होता है, समांगी प्रतीत होता है। लगता है, आभास होता है ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, प्रतीत होता है। परंतु वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण होता है, यह विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों, पानी या दूध और पानी और शाही जैसे विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। और निलंबन की अपेक्षा इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण कैसा प्रतीत होता है? समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये क्या होता है? विषमांगी होता है। उदाहरण के लिए है बच्चों दूध, उदाहरण के लिए दूध। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, एक प्रभाव होता है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव
टिंडल प्रभाव की खोज, टिंडल प्रभाव की खोज वैज्ञानिक टिंडल ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक टिंडल ने की थी, टिंडल ने की थी। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइडी कण, कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, आसानी से फैला देते हैं, फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो प्रकाश की किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाएगा? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण का फैलना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रसोई घर में किसी छिद्र में से, किसी छिद्र में से सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश के पथ में उपस्थित धूल, मिट्टी, परमाणु, अणु आदि प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा प्रकाश का पथ दिखाई देता है, तथा हमें किसका पथ दिखाई देता है? प्रकाश का पथ दिखाई देता है, प्रकाश का पथ दिखाई देता है। आपने देखा होगा रसोई घर के अंदर जब किसी छिद्र में से क्या आता है? सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस जो प्रकाश के पथ में स्थित धूल के कण, गैसों के अणु, परमाणु हैं, वो प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश का पथ हमें क्या करता है? दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है बच्चों टिंडल प्रभाव के कारण। इसके अन्य उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे घने जंगलों के अंदर वृक्षों की जो वितान होती है यानी छत, उसमें से प्रकाश क्या करता है? गुजरता है, तो प्रकाश का पथ वहाँ पे भी दिखाई देता है, और उस पथ के अंदर धूल के कण, मिट्टी के कण, गैसों के अणु, परमाणु अपने को उड़ते हुए से दिखाई देते हैं, अपने को उड़ते हुए से दिखाई देते हैं, और प्रकाश का पथ भी हमें दिखाई देता है। तो वो भी किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो देखो
तो कार्बन के भी परमाणु होते हैं इसमें, कार्बन के परमाणु, ठीक है। तो यही कारण है कि कमरे के अंदर जो जब किसी छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो गैसों के अणु, परमाणु, कार्बन के परमाणु वो अपने को क्या करते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, कोलाइडल के गुणधर्म, कोलाइडल के गुणधर्म, कोलाइडल के गुणधर्म। नंबर 1, यह एक विषमांगी मिश्रण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। और नंबर 2, इसके परंतु समांगी प्रतीत होता है, परंतु समांगी प्रतीत होता है, ठीक है। समांगी क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है, समांगी प्रतीत होता है, ठीक है। दूसरा है बच्चों, इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इनके कणों का आकार, कणों का आकार बहुत बहुत छोटा होता है, कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें पृथक रूप से, इन्हें पृथक रूप से, पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता अलग अलग, ठीक है। नंबर 3 है बच्चों, ये प्रकाश की किरण को फैलाकर उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैलाकर, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, किरण को फैला देते हैं, को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है, प्रकाश का पथ यानी मार्ग, प्रकाश का पथ क्या होता है, दिखाई देता है, प्रकाश का पथ दिखाई देता है, ठीक है। नंबर 4 है बच्चों, इन्हें साथ छोड़ देने पर ये तल पर, ये कण तल पर बैठ जाते हैं परंतु बाहर से दिखाई नहीं देते। इन्हें शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर, क्योंकि विषमांगी है ना, शांत छोड़ देने पर ये तल पर, ये कण तल पर बैठ जाते हैं, ठीक है, तल पर बैठ जाते हैं। इन्हें छानन विधि द्वारा, इन्हें छानन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु किया जा सकता, परंतु एक विशेष प्रकार की विधि, एक विशेष प्रकार की विधि एक विशेष प्रकार की विधि जिसे क्या कहते हैं, जिसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं, जिसे अपकेंद्रीकरण विधि, अपकेंद्रीकरण विधि, ये करो अपकेंद्रीकरण विधि, विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, द्वारा पृथक
किया जा सकता है। जैसे अपकेंद्रीकरण विधि में दूध से हम क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, यानी केंद्र जैसे ऐसे वो मशीन सी आती है मक्खन निकालने वाली, तो ऐसे अपन इसको मथते हैं, ठीक है। तो जो घी होता है या मक्खन होता है वो क्या होता है, दूर दूर भागता है। अब केंद्रीकरण यानी केंद्र से दूर लगने वाला बल, केंद्र से दूर हटाने वाला बल, समझ में आ गई बात। तो केंद्र से दूर लगने वाला बल होता है अपकेंद्रीय बल। जो नाभिक से दूर यानी केंद्र से दूर लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और नाभिक की ओर लगने वाले बल को, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है इस विधि के अंदर, और जो मक्खन है वो दूध से क्या होता है, ऐसे दूर भागता रहता है। तो दूध से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, जिसके कारण दूध से जो कोलाइडल कण है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो वो कौन सी विधि के द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा। लेकिन आप अगर छानोगे दूध को तो मक्खन आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आप अपकेंद्रीकरण विधि का यूज करोगे, जैसे वो मशीन आती है मक्खन निकालने वाली, ऐसे वो घूमती है, उसमें घूर्णन युक्ति होती है, तो केंद्र से दूर बल लगता है कोलाइडल कणों पर, और कोलाइडल कण है वो दूर हो जाते हैं, जिससे अपने को दूध से क्या मिल जाता है, मक्खन प्राप्त हो जाता है। लेकिन छानन विधि में कोलाइडल कणों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बनता है। कोलाइडल विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो प्रक्षिप्त परावस्था और दूसरा हो गया प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर के बना होता है कोलाइडल विलयन। तो प्रक्षिप्त परावस्था किसे कहते हैं, विलेय पदार्थ की तरह घटक या प्रक्षिप्त कण विलेय पदार्थ की तरह घटक या प्रक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है, जो कौन से रूप में रहता है, कोलाइडल रूप में रहता है, ठीक है। विलेय पदार्थ की तरह, यानी जैसे विलेय और विलायक मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं, वैसे ही कोलाइडल विलयन का निर्माण कौन करते हैं, प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो विलेय की तरह तो कौन होती है, प्रक्षिप्त परावस्था होती है, और विलायक की तरह कौन होता है, प्रक्षेपण माध्यम होता है, रूप में रहता है। तो वो क्या कहलाती है, प्रक्षिप्त परावस्था कहलाती है। तो जो चीज घुली हुई होगी वो कोलाइडल रूप में रहेगी या प्रक्षिप्त कण के रूप में रहेगी, उसको प्रक्षिप्त परावस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रक्षिप्त परावस्था कहते हैं, ठीक है। और प्रक्षेपण माध्यम ये हो गया बच्चों
वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, घुली हुई रहती है, वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित यानी एक प्रकार से घुला हुआ, निलंबित रहता है, उसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। यानी ये तो एक प्रकार से विलायक की भांति हो गया, और ये एक प्रकार से किसकी भांति हो गया? विलेय की भांति हो गया। ठीक है, ठीक है। तो उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है। तो एक सारणी दी गई है, एक सारणी दी गई है, उस सारणी में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को बताया हुआ है। उससे पहले हम आपको दिखा दें बच्चों कि ये मान लिया एक टॉर्च है, ये क्या है? एक टॉर्च। ठीक है, ये आगे इसके कांच लगा हो गया, ये इसका स्विच हो गया। तो होता क्या है, ये हमने एक कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है। इसमें किसका विलयन ले रखा है? कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का। ठीक है। और एक हमने दूध का विलयन, दूध और पानी का, एक इसका एक विलयन ले रखा है हमने दूध और पानी का, दूध प्लस पानी। ठीक है। तो इसमें ये तो प्रकाश की किरण को फैलाएगा नहीं, ये प्रकाश की किरण आ रही है, स्विच ऑन हो गया, लेकिन ये प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? फैला देगा। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये इसको क्या कर देगा? फैला देगा। ठीक है। जो दूध है वो प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? फैला देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट का विलयन, ये विलयन है, और विलयन प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ये एक विलयन है, और विलयन टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरण को फैलाएंगे नहीं, प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है। और जो दूसरा है दूध और पानी का विलयन, दूध और पानी का मिश्रण, दूध और कौन सा मिश्रण है? विषमांगी। दूध व पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण किसको प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी ये तो प्रकाश, इसके कण तो प्रकाश की किरण को फैला देंगे, और जबकि कॉपर सल्फेट विलयन है उसके कण प्रकाश की किरण को फैलाएंगे नहीं। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, जबकि जो दूध और पानी का मिश्रण है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद बच्चों एक सारणी है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रक्षेपण माध्यम के और प्रक्षिप्त प्रावस्था के, यानी कोलाइडल विलयन जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है। ठीक है। तो उसके अपने डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, तो वो आपको एक सारणी के माध्यम से समझाया जाएगा, और वो सारणी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।